बहुत ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, परंतु मैं आपसे हिंदी में नहीं बोलूंगा। मेरी मातृभाषा बांग्ला है और मैं हिंदी हिंदुस्तान में विश्वास नहीं करता हूँ। वन लैंग्वेज पर जो सब्जेक्ट चुना गया अंग्रेजी हिंदी मिला के बोलेंगे। जो सब्जेक्ट चुना गया है असॉल्ट ऑन हिस्ट्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हिस्ट्री को आप जानते हैं कि जो प्रगतिशील फोर्सेज हैं, प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं, और जो फासिस्ट फोर्सेज हैं, रिएक्शनरी फोर्सेज हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये डिसिप्लिन ही ऐसा है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें ये देखना है, विद्यार्थियों को, हमें रिसर्चर्स को, कि इसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि खास करके जो यहाँ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, कि उनको थोड़ा अपने हिस्ट्री सेंटर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मैं इस यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री सेंटर का पहला बैच 1972 एमए में तो सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो हमारे ऊपर किए गए थे। आप सिर्फ 8 ट्यूटोरियल करते हो, हम 16 करते थे। आधे बच्चे तो एम्स पहुंच जाते थे। पर वो अलग बात है। पर मैं क्यों आया हिस्ट्री में? मेरी स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स में थी, और सिर्फ मैं नहीं, हमारे हिस्ट्री सेंटर के कोलीग्स हैं। कोई केमिस्ट्री से आया, कोई फिजिक्स से आया, कोई स्टूडेंट्स हैं जो लिटरेचर से आए हैं, दूसरे डिसिप्लिन से। क्यों भाग के आए जेएनयू? क्योंकि जब जेएनयू शुरू हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब जेएनयू शुरू हुआ तो किन्होंने शुरू किया? सम ऑफ द टॉलेस्ट हिस्टोरियंस ऑफ द कंट्री। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे प्रेसिडेंट, उनके बेटे सर्वपल्ली गोपाल, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे। वो नौकरी छोड़ के वो आए कि हम हिंदुस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हाथ हिलाने की आदत है, माफ कीजिए। तो इकोनॉमिक्स छोड़ के हमने देखा कि यहाँ पे जो पहली फैकल्टी थी जो हमें पढ़ाती थी, प्रोफेसर रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, सर्वपल्ली गोपाल, के पानिकर, सब्यसाची भट्टाचार्य, तो अब बीडी चट्टोपाध्याय, तो इट वॉज अ स्टार लेड टीम। और वो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी जो कि एक साइंटिफिक, सेक्युलर, मीनिंगफुल, ये नहीं कि सिर्फ एक कोई ना कुछ तो डिग्री करना ही था। मैंने बचपन में हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। तो डेट याद करो, राजा रानी, नंबर ऑफ वॉर्स, जवाहरलाल नेहरू ने कहा बच्चे तो बोर्डम से मर जाते होंगे कि सारे राजा रानियों को याद करो, और बैटल ऑफ दिस और बैटल ऑफ दैट, कौन जीता कौन हारा। तो हम भाग गए थे हिस्ट्री से, 5वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ी थी। फिर आगे यहाँ जेएनयू में आके पता लगा कि हिस्ट्री मास्टर डिसिप्लिन क्यों कहते हैं। Why it is a discipline even superior to other disciplines? Because it encompasses every other discipline, from economics to sociology to anthropology to climate sciences to genetic sciences to environmental sciences. Everything is encompassed in history. तो हिस्ट्री सेंटर जब शुरू हुआ और पूरे देश में उसका असर पड़ा, नया करिकुलम, एक साइंटिफिक कोर्सेज बनाए गए, और ज्यादातर हिंदुस्तान में जो सेंटर्स, जो फेमस सेंटर्स हैं, उन्होंने जेएनयू का मॉडल अडॉप्ट किया, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। पुराने कोर्सेज राजा रानी वाले छोड़ के नए किस्म के कोर्सेज बनाए गए। ठीक है, इसका असर भी बड़ा जबरदस्त पड़ा, सिर्फ जेएनयू में नहीं, सारे देश में। और जेएनयू के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आकाश है, अभी कई हैं, उन पर भी असर पड़ा। ये असर पड़ा कि आपके पास जेएनयू की डिग्री है तो दुनिया में आपकी इज्जत बनती थी, और उसको हमें कायम रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल दूंगा। 1986 72 में मैं आया था, 86 में अमेरिका का एक आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में से है, ड्यूक यूनिवर्सिटी में मुझे विजिटिंग प्रोफेसर बुलाया गया। तो जो पहला हफ्ता वहां था, तो वहां पे एक फैकल्टी मीटिंग हुई, और उसमें हमारी जेएनयू की एक स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट थी, उसने जीआरई में पता नहीं 100% की स्कोर कर दिया होगा, तो उसको सबसे प्रेस्टिजियस तो फेलोशिप थी, ड्यूक फेलोशिप दी गई।
बहुत हाई पेइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो मीटिंग में बुलाया गया, फैकल्टी मीटिंग को, लड़की को बुलाया गया, बोला आप किस पे काम करना चाहते हो? उसने बोला मैं इंडियन हिस्ट्री में करना चाहती हूँ। तो उसने बोला आप कहां से आए हो? उसने कहा बोला मैं सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू से आ रही हूँ। उन्होंने कहा आप वापस वहां जाइए, यू हैव लेफ्ट द बेस्ट सेंटर इन द वर्ल्ड इन इंडियन हिस्ट्री टू कम। वो बेचारी खिसिया गई, उसने कहा ये तो बड़ी फंस गई मैं। तो फिर देन शी वाज परसुएडेड टू चेंज द सब्जेक्ट। शी डिड हर पीएचडी इन रशियन हिस्ट्री एंड दे सेड ठीक है, ये मानते हैं कि हमारी रशियन हिस्ट्री तुम्हारे से जेएनयू से अच्छी है। तो ये प्रेस्टीज होती है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, बर्बादी के पहले अपनी अच्छी गुणगान गा लेनी चाहिए। तो 2006 में मैं या 7 में मैं चेयरपर्सन था हिस्ट्री सेंटर का। तो एक प्रोफेसर आई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले की, बड़ी सीनियर प्रोफेसर, शी हैड बीन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एलिजाबेथ बेरी उनका नाम है, आप गूगल करोगे तो पता लग जाएगा। जापानीज हिस्ट्री की एक्सपर्ट, ईस्ट एशियन हिस्ट्री की एक्सपर्ट। तो आई तो मैंने सोचा भाई क्या कर सकते हैं आपके लिए, हमको यहाँ कुछ पढ़ाते ही नहीं जापानीज हिस्ट्री वगैरह। हमारे सारे हिस्ट्री कोर्सेज हिंदुस्तान में ज्यादा ही इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, नॉन इंडियन हिस्ट्री बहुत कम पढ़ाया जाता है। उन्होंने बोला हमारे वहां पे 80% नॉन अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। एनीवे वो बात छोड़िए। तो हमने कहा आप हमारे यहाँ क्यों आए? जी सेड मैं यूएसए में बड़ी सारी कम्युनिटीज में बैठी हूं जहां पे रिक्रूटमेंट होती है, और हर जगह जहां पे कोई इंडियन रिक्रूट होता है वो सीएचएस का स्टूडेंट निकलता है। तो आई वांट टू कम एंड सी व्हाट यू डू दैट व्हेनेवर वी रिक्रूट एनीबॉडी वी फाइंड इट इज फ्रॉम द सीएचएस, है ना। तो ये एक इज्जत होती है। मैं कहता हूं अगर आप ये यूनिवर्सिटी बचती है तो आप भी बचते हो, आपके करियर्स भी बचते हैं, हिंदुस्तान भी बचता है, हिस्टोरिकल भी बचती है। तो हमारा ये फर्ज है कि इस यूनिवर्सिटी को हम बचाएं और इस डिसिप्लिन को हम बचाएं। ओके, हमारे जो एक बड़े बड़े स्कॉलर्स थे जिनको सुन के हम नाम देख के हम यहाँ आए, उन्होंने शुरू में क्या काम किया अपार्ट फ्रॉम सेटिंग अप जेएनयू एंड टॉर्चरिंग स्टूडेंट्स लाइक अस? उन्होंने दे रोट स्कूल टेक्स्ट बुक्स। सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, रोमिला थापर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर.एस. शर्मा इत्यादि सब ने स्कूल के टेक्स्ट बुक्स लिखे और एनसीईआरटी के कहने पे लिखे, और सर्वपल्ली गोपाल वाज मॉडरेटिंग द होल एफर्ट। तो ये हमारे हिस्ट्री सेंटर का बहुत जोरों का रोल था, इसलिए कि हमारे बच्चों को अब तक जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी वो कॉलोनियल थी, अंग्रेजी राज की बरकतें पढ़ाई जाती थी उनको, या कम्युनल होती थी। तो एक नया साइंटिफिक हिस्ट्री बच्चों तक पहुंचनी चाहिए कह के उन्होंने ये किताबें लिखी। प्रोफेसर रोमिला थापर ने क्लास 6 की किताब लिखी, 6-7, एंड शी वाज ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोफेसर्स। दुनिया में ऐसे आपको कम एक्सपेरिमेंट मिलेंगे जहां किसी देश के सबसे बड़े प्रोफेसर जो हैं वो बच्चों के लिए किताब लिखते हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट था, ये हमारे नेशनल मूवमेंट के टाइम का एक कमिटमेंट था कि व्हाट काइंड ऑफ इंडिया डू वी वांट टू बिल्ड। ठीक है ना। इनका ये एफर्ट चल रहा था, साथ ही में दूसरा एफर्ट भी चल रहा था जिसको हम भूल गए और जिसका नतीजा आज हम झेल रहे हैं। दूसरा एफर्ट ये था, आप सबको मालूम है कि महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद आरएसएस बैन हो गई थी, है ना, और 20,000 के करीब आरएसएस वर्कर्स को जेल में डाल दिया था। सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्हीं तो जब इनको छोड़ दिया गया तो इन्होंने बोला कि भाई अब हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ऐसे गंदा काम पॉलिटिक्स हम नहीं करेंगे। अभी भी नहीं करते, अभी भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो वादा से कभी नहीं हटते हैं। तो उन्होंने वादा किया था कि हम कल्चरल काम करेंगे, और 1950 से उन्होंने कल्चरल काम शुरू किया। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर बनाया। तो अगर उसके कोई विद्यार्थी यहाँ पे हैं तो माफी मांगता हूं। तो इनके जो सर संचालक थे गोलवालकर साहब, उन्होंने पहला
शिशु मंदिर खोला, इनकी गलती नहीं है। अब सरस्वती शिशु मंदिर इन्हीं का क्लेम है। 92% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया में इनका रीच है। 92% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिमोट एरियाज में। ये इनकी कामयाबी है, कुछ सीखना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए इन पे इनको। आपके मास क्लब्स है 92% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में आपके साइंटिफिक हिस्ट्री पढ़ाने वाले क्लब्स हैं? नहीं है ना, इनके हैं। ठीक है, तो परंतु ये पढ़ाते क्या है? मैं आपको एक आध एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में आजादी के बाद ही हिस्टोरियंस को एड्रेस करते हुए कहा था कि हिस्टोरियंस के पास, क्योंकि उस वक्त आपको मालूम है ये होलोकॉस्ट लाइक सिचुएशन था, पार्टीशन राइट्स हो रहे हैं, देश को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था, किसी पर टेंडेंसी बहुत थी, पार्टीशन तो हुआ ही हुआ, प्रिंसली स्टेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस सिचुएशन में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हिस्टोरियन अगर चाहे तो वो अपने हिस्ट्री में से जो आई एम कोटिंग हिम बाइंडिंग एंड कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं उसको हाईलाइट कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो इन हिज वर्ड्स द डिसरप्टिव एंड द फिजिकलस फोर्सेस, द डिवाइसिव फोर्सेस उसको हाईलाइट कर सकता है। ही सेड हिस्टोरियन मस्ट मेक अ चॉइस एंड आई होप यू हिस्टोरियंस चूज द बाइंडिंग एंड द कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। अब सरस्वती शिशु मंदिर चोज the divisive and the disruptive forces. परंतु they did not choose from history. They partly chose from history and partly from total imagination. हिस्ट्री को उन्होंने इमेजिनेशन में रिप्लेस कर दिया। तो मैं सिर्फ हमारी इसकी एक पूरी किताब है, इसलिए मुझे मेरी जो जिससे मैं बहुत डरता हूँ दोलन सामंत है, तो उसने पहले कह दिया 20-25 मिनट से आगे मत बोलना। मैंने सोचा आप 3 घंटे की क्लास लेते हो, तो मैंने कहा 3 घंटे की क्लास तो नहीं लूंगा, बट आई ट्राई टू बी विद इन 25 मिनट्स। तो इन्होंने क्या पढ़ा? इन्होंने इनका जो पहला मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्लास 4th की किताब है, 9 ईयर ओल्ड के लिए, गौरव गाथा, पता नहीं आपने पढ़ी थी? तो ये एनसीईआरटी एक कमेटी ने, ये उन्हीं का कोट कर रहा हूं, एनसीईआरटी की एक कमेटी बनी कि सारे हिंदुस्तान के टेक्स्ट बुक्स को स्टडी करो, तो करके उन्होंने आरएसएस की जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें क्या देखा वो मैं कोट करता हूं। वो इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं? Wherever they went, they had a sword in their hand and Quran in the other, of course. Any country that came their way was destroyed. Houses of prayers, universities were destroyed. Libraries were burnt. Religious books were destroyed. Mothers and sisters were humiliated. Mercy and justice was unknown to them. ये भयानक चित्र इस्लाम का, ठीक है। और कौन कह रहे हैं? जिन्होंने बबरी मस्जिद तोड़ी, जिन्होंने भंडार का लाइब्रेरी जलाई, जिन्होंने अनस्पीकेबल ह्यूमिलिएशन टू विमेन किया गुजरात में 2002 में। वो कहते वो मुसलमान ऐसे होते हैं, है ना। और ये इसके बारे में मैं आपको एक कोट करता हूं। ये सिर्फ हिस्ट्री सेंटर के गलत लोग हमारे जैसे नहीं बोल रहे हैं, ये न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में ये कोट हुआ। While demolition of the Babri Masjid by Hindu communal mobs in the presence of top BJP leaders, और सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें पता ही नहीं किसने किया, है ना। कहता है क्राइम हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहती है क्राइम वाज कमिटेड, बट हु कमिटेड द क्राइम हमें क्या पता। नोबडी किल्ड जेसिका, एज यू नो, है ना। नोबडी डिस्ट्रॉयड द मस्जिद, वो अपने आप ही टूट के गिर गया। तो हाँ, and Hindu communal mobs in the presence of top BJP leaders in 1992 and the rape and massacre in Gujarat in 2002 is well known and well documented. The details of the mindless savagery, ये historians के लिए important है, in the destruction of the Bhandarkar library are not so well known. I'm sure most of you don't know this. इसीलिए मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ. It therefore deserves a brief mention here. As William Dalrymple, the renowned historian, recorded in the New York Review of Books, this is what he says. On January 5, 2004, just after 10 a.m., as the staff were opening up the library,
the Bhandakar Oriental Institute in Pune, a cavalcade of more than 20 jeeps drew up, armed with crowbars. Around 200 Hindu militants poured into the institute, cutting the telephone lines. Then they began to tear the place apart. The militants overturned the library shelves for the next few hours. They kicked around the books, danced on them, damaged an estimated 18,000 volumes before the police arrived. More seriously still, they severely damaged a first century manuscript of the great Hindu epic, the Mahabharata. First century का manuscript Mahabharata का destroy किया, as well as a set of palm leaf inscriptions, some important relics from the prehistoric site of Mohenjo-daro, and a very early copy of the Rig Veda. ये destroy किए हैं हमारे militants ने, Hindu militants. The world's oldest sacred text, the Rig Veda, which was once used by the great German scholar Max Muller, that particular text was also destroyed. The cause of the violence, is क्यों किया गया, was a brief mention of the institute in the acknowledgements of a short scholarly book called Shivaji, Hindu King in Islamic India by James Lane. किसी ने किताब लिखी जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर है, जिसने ये लिखा कि भाई my thanks are due to National Archives of India, Nehru Memorial Museum and Library, and Bhandakar Library. That was good enough reason to destroy what was done. तो ये मैं बता रहा हूँ कि how important it is that history be attacked. अब कैसी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल अगर आप माइंड ना करें. उन्होंने अपनी इसी किताब में बोला कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार था, इट वॉज एक्चुअली बिल्ट बाय एम्परर समुद्रगुप्त. अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ झांक के देख लेना, समुद्रगुप्त ने बनाई थी वो, और उसका नाम था विष्णु स्तंभ. समझे? और तो ये कुतुबुद्दीन क्या कर रहे थे, उन्होंने तो आके उसको डिमोलिश किया, ऊपर के 2-3 स्टोरीज डिमोलिश करके उसका अपना नाम लगा दिया, कहा कि ये कुतुब मीनार है. तो ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है. यही सिर्फ मुसलमान नहीं, यही चीज क्रिश्चियंस के बारे में कहा गया. मैं कोट नहीं करूंगा, जस्ट समराइज कर देता हूं. बेसिकली ये कहा गया कि पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियंस. क्रिश्चियंस आर एंटी नेशनल एंड दे आर स्टिल डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटी. और 5-6 स्टेट के नाम गिनवा दिए जहां पे मुस्लिम क्रिश्चियंस काफी हैं, जैसे केरल, जैसे मिजोरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मणिपुर एक्सेट्रा. ठीक है. कारण इनकी सोच में मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं वो फॉरेनर्स हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. मैं उनको ब्लेम नहीं करता. चारों बचपन से अगर कोई सिखा दे कि ये दुश्मन भी है और ऊपर से फॉरेनर्स भी हैं, तो उसको मारना या उनके वुमेन को रेप करना, तो आप सोचते हो मैंने क्या बड़ी ब्रेवरी की काम कर दी. जैसे कूदते हैं ना लोग आजकल, आपने देखा होगा एक बुढ़े मुसलमान को जमीन पे गिर के उसके ऊपर छाती पे कूदते और कहते हैं जय श्री राम. है ना? नहीं देखा वीडियो आपने? तो देख लीजिए. तो ये इस किस्म की बात है, मिसयूज ऑफ योर हिस्ट्री, मिसयूज ऑफ योर रिलीजियस गॉड्स. एनीवे, तो उनका कहना है क्योंकि इनके जो गुरु हैं, सर्व उच्चतम गुरु जो है, हिंदी माफ कीजिएगा, सावरकर साहब, जिनको ये बिल्कुल नहीं अभी तक पहले तो चुप रहे थे क्योंकि सावरकर वॉज इन्वॉल्व इन द इम्प्लीकेटेड इन द मर्डर ऑफ महात्मा गांधी, पर अब खुल के उनकी सपोर्ट होती है. सावरकर साहब ने ये कहा था कि जिस इंसान की पितृभूमि दैट इज फादरलैंड और पुण्य भूमि हिंदुस्तान में नहीं है, वो कैसे इंडियन नेशनल हो सकता है. तो बाय डेफिनेशन जो मुस्लिम और क्रिश्चियन हुए उनका पुण्य भूमि तो इंडिया में हो नहीं सकता है. उनका पुण्य भूमि जेरूसलम में जाके पड़ता है, तो वो तो इंडियन हो ही नहीं सकते. अब देखिए द एब्सर्डिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट. आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. बाय दिस डेफिनेशन एवरी ब्रिटिशर हु इज क्रिश्चियन कैनॉट बी ब्रिटिश. Every American who's Christian, every Frenchman who's Christian, every German who's Christian cannot be German, French or British because उनकी पुण्य भूमि तो जेरूसलम में है.
Every Buddhist in Japan cannot be Japanese, है ना? वहां पे तो ये आर्गुमेंट नहीं लगेगा, ये आर्गुमेंट लगेगा हमारे हिंदुस्तान पे। अच्छा, ये तो रही बात जो पैरेलल स्ट्रीम चल रहा था हिस्ट्री का, जो आरएसएस स्कूल्स में हुए थे। बट हम लोग जब बच्चे थे, आपके जैसे चाहे आपसे भी छोटे थे, तो ये स्ट्रीम को कोई सीरियसली नहीं लेता था। लूनाटिक फ्रिंज कहता था, एक दो हर एक क्लास में होते थे, बट nobody took it seriously because it was considered the fringe. But it did not remain the fringe. It has now become the mainstream. How? The mechanism used, and this is important, was the use of state power. Once state power came in their hands, they utilized it to perpetuate their kind of understanding of history. ये कब से शुरू हुआ? सबसे पहले स्टेट पावर में हिंदुत्व फोर्सेस कब आई? सबसे पहले 77-79। कैसे? As you know, the Janata Party was formed by amalgamating all parties, including the Jansangh, which was the political wing of the RSS. ठीक है ना? तो they came close to state power. आते ही उन्होंने क्या किया? 77 में पावर में आते ही क्या किया? सबसे पहले उन्होंने कहा ये सारे जो टेक्स्ट बुक ये रोमिला थापर, विपिन चंद्रा वगैरह ने लिखी हैं, इनको बैन कर दो। It's important that one of they considered after the emergency, what they thought one of the most important things to do was to attack the history center and its top scholars and say कि इनकी किताबें बैन कर दो। But India was a different country in 77 than what it is today. There were protests all over the country, in universities, etc., and including in the NCERT. NCERT ने कहा हम कैसे बैन कर सकते हैं, हम ही ने छपवाई है ये तो वो फिर चला नहीं, मामला वहां पे रुक गया और सरकार भी गिर गई। नेक्स्ट टाइम दे केम टू पावर वाज इन 1999 to 2004, एज यू नो। इस बार ही उन्होंने जरा बुद्धि दिखाई कि पहले सारे ये जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर्स हैं, कोर्स कमेटी के इंचार्ज हैं, डीएन झा साहब थे, इनको सब निकालो, अपने बंदे पहले उन पे लगाओ। तो करके फिर उन्होंने एक आरएसएस ने एक किताब निकाली जिसमें उन्होंने कहा, इसका नाम था एनिमीज ऑफ इंडियनाइजेशन, द चिल्ड्रन ऑफ मार्क्स, मकॉले एंड मदरसा। तो चिल्ड्रन ऑफ मार्क्स, मकॉले एंड मदरसा वाली किताब निकाली और उस किताब में उन्होंने कहा कि ये जो हिस्ट्री जो ये पढ़ाते हैं इससे बहुत गलतियां हैं, इसमें से 42 डिलीशंस होनी चाहिए। क्या डिलीट करना है? फॉर एग्जाम्पल आर.एस. शर्मा टॉक्स अबाउट दलित ऑपरेशन इन एंशिएंट इंडिया, स्लेवरी, निकालो। क्यों? प्राइड, इंडियन प्राइड इससे हर्ट हो जाएगी। तो दिस काइंड ऑफ थिंग निकाल दो, ठीक है। तो 42, ये तो आरएसएस ने कहा। नेक्स्ट डे एनसीईआरटी अनाउंसेस दैट वी विल मेक द फॉलोइंग डिलीशंस, वही 42 डिलीशंस। इन अदर वर्ड्स, द लिंक between what was decided not in the institution but outside and what was done. जब वो डिलीशंस अनाउंस हुए तो फिर से सारे देश में प्रोटेस्ट हुए। हमारी हिस्ट्री सेंटर भी उसमें इन्वॉल्व थी। वी मेड दिल्ली हिस्टोरियंस ग्रुप, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, अलीगढ़, कई सारे यूनिवर्सिटीज मिलके हमने इस पर प्रोटेस्ट किया। एक पैम्फलेट भी निकाला जिसमें प्रेसिडेंट के.आर. नारायण ने भी लिखा, नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन ने भी लिखा, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स लाइक दिलीप बलगांवकर, वीर सामंगी, बड़े से बड़े नाम जो आप सोच सकते हो, सब ने उसमें लिखा और कंडेम किया कि ये डिलीशंस नहीं होनी चाहिए। पर जब किया गया तो उनके बारे में, जिन्होंने ये किया गया उनके बारे में कहा गया, दीज पीपल वर डिस्क्राइब एज अ फेमिलियर वर्ड नाउ, एंटी नेशनल। ये लोग एंटी नेशनल हैं, एंटी हिंदू, यूरो इंडियंस हैं। ये सब क्या नारायण, अमर्त्य सेन, दिलीप बलगांवकर सब एंटी हिंदू, यूरो इंडियंस हैं। नॉट ओनली दिस, you will see the gradual progression. A group of students, I don't need to tell you of which party, went to the education minister, Mr. Murli Manohar Joshi's house and said, ये जो historians हैं, रोमिला थापर, विपिन चंद्रा वगैरह, इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए।
तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं दैट ये सहजन कहीं भी खा रहे हो कभी करते अगर आप लोगों को सहमति हो तो 5-10 मिनट वाले दोनों नहीं और बोल अच्छा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो. एंड लिसन, दिस इज अ मिनिस्टर टेलिंग अ यंग ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट, these people are more dangerous than the cross-border terrorists. They are intellectual terrorists and they are more dangerous than cross-border terrorists. मगर क्योंकि उसके थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो एवरीबॉडी वाज वरीड अबाउट क्रॉस-बॉर्डर टेररिस्ट. तो ये दिस इज कॉल्ड अ फासिस्ट टेंडेंसी. एंटी-इंटेलेक्चुअल ट्राई टू स्केयर देम एंड यू आर टेलिंग योर कार्डर कि ये टेररिस्ट है. ठीक है. और ये किताबें इन्होंने रिमूव कर दी 2001. किताबें रिमूव करना तो बड़ा आसान काम है ना. जैसे यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय करना बड़ा आसान काम है, बनाना मुश्किल है ना. तो किताबें तो रिमूव हो गई, अब लिखेगा कौन? तो उन्होंने लिखवाई किताब. तो जब लिखवाई तो इतनी खराब किताबें निकली कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने एक कमेटी बिठाई जिसने प्रोफेसर इरफान हबीब, probably the tallest intellectual modern India produced, प्रोफेसर इरफान हबीब लेड द टीम, प्रोफेसर सुबीरा जायसवाल हमारे सेंटर की एशियन हिस्टोरियन, और मुझे कहा गया कि आप इन किताबों को एक बार देख तो लीजिए, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है. तो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हमने देखा और वी मेड जस्ट अ लिस्ट ऑफ एरर्स की गलतियां क्या है. इंटरप्रिटेशन तो भूल जाओ, गलतियां क्या है. तो वो एक किताब बन गई छोटी सी विच वॉज पब्लिश्ड, लिस्ट ऑफ एरर्स, द इंडेक्स ऑफ एरर्स इन दिस बुक्स. वो छप गई तो काफी बदनामी हुई, तो वो किताबों को इवेंचुअली हटानी पड़ी थी. टू गिव यू वन एग्जाम्पल मेरे हिस्से में से, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की किताब पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें महात्मा गांधी का असैसिनेशन मेंशन ही नहीं है. मरे ही नहीं तो मरने वाले का नाम कहां से आएगा? तो हमने जब किताब छापी तो अखबारों में आ गया कि भाई महात्मा गांधी का मर्डर नहीं गायब कर दिया. तो उन्होंने फिर एक लाइन ऐड कर दी, महात्मा गांधी वॉज किल्ड बाय नाथूराम गोडसे. भाई वो कौन था, क्यों था, किस मनोवृत्ति का था, ये सब गायब. ओके, नाउ अब आई लिसन टू गोल्डन. विल फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ 21-22. ये जो हो रहा है आजकल, ये कोई नई बात नहीं है. मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों दिया? ये शुरू से ही 1950 से ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है. अब क्या हुआ? एक रिपीट ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1999-2000. उस वक्त आरएसएस ने किताब निकाली थी. अब आरएसएस ने नहीं, एक सेंटर है कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर, which is headed by the convener of the e-training cell of BJP and was inaugurated by all the top RSS leaders. उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसके खिलाफ महालक्ष्मी मैम ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इसको चेंज करना चाहिए, डिलीशन होनी चाहिए इन किताबों में. पर अब तक किताबें बदल चुकी थी. जब इनकी सरकार गिर गई 2004 में, तो वो जो एक इंडेक्स ऑफ एरर्स वाली किताबें हट गई थी. फिर एक नए सेट ऑफ ऑथर्स हु कुड नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड कि भाई ये लेफ्टिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, ऐसे ऐसे सारे हिंदुस्तान से मिला के. इट वॉज लेड बाय अ टीम लेड बाय अ हिस्टोरियन कॉल्ड हरि वासुदेवन इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी. हमारे यहाँ से लीलाद्री भट्टाचार्य थे, नजर हैदर थे, कई लोग थे जिन्होंने इसके लिखा और बड़ा वेरी था. उनको वो किताबें भी अच्छी लगी. तो रोमिला थापर, विपिन चंद्रा नहीं अच्छा लगता, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इतने अच्छे स्कॉलर है. ये तो उनके अच्छे नहीं थे, उसके नेक्स्ट दर्जे के थे, ये भी नहीं पसंद आया. तो उन्होंने कहा कि इनको भी हटाओ. और आप सोचो कि सिर्फ ये टीम कह रही है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, पहले तो होम मिनिस्टर ने कहा. मैं कोट कर रहा हूं, बाय द वे एवरी स्टेटमेंट आई एम मेकिंग एज हिस्टोरियंस इज फुटनोटेड. मतलब आई टेल यू विच डेट किसने कौन से अखबार में था. तो ये मैं सोचा कि यहाँ पैम्फलेटियरिंग हो रही है. एवरी वर्ड इज फुटनोटेड, राइट. जैसे नवंबर 2022 में होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये हिस्ट्री की किताबें रीराइट होनी चाहिए.
we must remove the distortions that the children are being taught. Prime Minister ने भी कहा 26 दिसंबर 2022 में ये concocted narratives must go. We must tell the students that on the one hand there was terrorism, on the other hand there was spiritualism. On the one hand there was the mighty Mughal Sultanate, blinded by religious fanaticism, and on the other there were our gurus gleaming in knowledge. है ना? तो Prime Minister नहीं बताते कि बस दो किताबें करो तो इन्होंने डिलीशंस कर दी. क्या डिलीशंस करें? पहले तो I'll take a 5 minutes. The deletions were very important. मुगल पीरियड में से मुगल और सल्तनत पीरियड का काफी हिस्सा निकाल दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा निकाल दिया. इनको पढ़ाने की क्या जरूरत है? और कारण ये दिया एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने, दो चीजें कही. एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू था उनके साथ, मेरा एक आर्गुमेंट था टीवी पे, उसमें भी उन्होंने बोला था कि भाई ये इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों का बैग बड़ा हेवी हो गया है, तो किताबों को जरा हल्का करने के लिए ना, तो हाँ कोविड में बेचारे पीछे रह गए थे, तो उनका बैग हल्का करने के लिए कर रहे हैं. और ये जो फालतू चीजें है ना, दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज द एनसीईआरटी डायरेक्टर, कुछ फालतू चीजें हमने निकाल दी. तो फालतू चीजें क्या है? मिडीवल हिस्ट्री, खास करके मुगल एंड सल्तनत, ये हटा दिए गए. और जब हटा दिए गए, the reason why I am saying this is that it was not an academic reason. NCERT did not do it for an academic reason. It did not consult anyone. Anybody respectable anyway. Others का मुझे क्या मालूम. तो उन्होंने नतीजा क्या कि जब ये डिलीशंस हुई तो इनके लीडर कपिल मिश्रा का नाम सुना होगा, बड़े फेमस लीडर है. वो क्या कहते हैं? आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट के राइट्स होते हैं, वहां के बहुत लीडर थे. तो उन्होंने ये कहा, इट इज अ ग्रेट डिसीजन टू रिमूव द फॉल्स हिस्ट्री ऑफ मुगल्स फ्रॉम एनसीईआरटी. आगे सुनिए. थीव्स, पिक पॉकेट्स, टू पेनी रोड रेडर्स वर कॉल्ड द मुगल सल्तनत, द एम्परर ऑफ इंडिया, अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब. दे आर नॉट इन द हिस्ट्री बुक्स. ही मेंट दे शुड नॉट बी. कोई बात नहीं. दे आर इन द डस्टबिन. कुछ डस्टबिन में होना चाहिए. और फिर डस्टबिन में तो डाल दिया. He says further, this is all quoted in Hindustan Times 4th April. हिंदुस्तान टाइम्स को मेरा अखबार नहीं, आप जानते ही हो, बड़े कॉर्पोरेट हमचोर चलाते हैं. तो उन्होंने उसी में कहा कि आफ्टर रिमूविंग द लाइज अबाउट द मुगल्स, सब झूठ, ये तो पिक पॉकेट्स थे, वो निकालने के बाद उनका ट्रूथ बताना चाहिए. क्या बताना चाहिए? अब हिस्ट्री कौन लिख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कपिल मिश्रा, ये हिस्ट्री बता रहे हैं आपको. क्या जरूरत है आपको हिस्ट्री से करवाने की? वो कह रहे हैं द लाई ऑफ द मुगल्स इज बीइंग रिमूव फ्रॉम हिस्ट्री. नाउ इन द नेक्स्ट फेज देयर ट्रूथ विल बी टोल्ड. उनका ट्रूथ क्या है भैया? मुगल्स लूट, अडल्ट्री. हिंदुओं ने कभी अडल्ट्री नहीं करी, आपको मालूम है. अट्रॉसिटीज, कावर्डिस, हेट्रेड ऑफ टेम्पल्स एंड आइडल्स, देयर रिलेशनशिप विद देयर डॉटर्स एंड सिस्टर्स, their children rotting in drunkenness and harems. कोई मुसलमान भाई यहाँ पे है तो जरा सावधान हो जाइए. Their hatred of art and literature, music, this should be taught. उनको ये पढ़ाना चाहिए कि मिडिवल पीरियड में ये हुआ. इसका नतीजा क्या हुआ था? जब मिडिवल पीरियड खत्म होता है और जब अंग्रेज आते हैं in the year 1700, after several 100 years of quote-unquote Muslim rule, India produced 8 times the GDP of United Kingdom. 8 times. इतना बर्बाद कर दिया आपने. और by then, as you know, by removing this period, you are removing one of the richest periods in Indian history. In economy, in culture, in poetry, in music, just name it. This was a period when Indian history flowered. And not only in the Islamic trends, this is the period also of the Sufi and Bhakti tradition. This is also the period in which your Guru Nanaks come and your Kabirs come. So, Sara, in other words, as has been correctly said, Pakistanization of Indian history. पाकिस्तान में ये ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है
कि मोहनजोदारो से शुरू करते हैं क्योंकि वो तो पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, फिर सारा जो प्री इस्लामिक पीरियड उसको पी जाते हैं, फिर इस्लामिक पीरियड, फिर नेशनल मूवमेंट पी जाते हैं क्योंकि तो नहीं, फिर सडनली पाकिस्तान बन जाता है। तो हम भी यही कर रहे हैं, एंशिएंट पीरियड होगा, फिर सारा मिडिवल पीरियड फिर पी जाओ, है ना, फिर अचानक नेशनल मूवमेंट भी खा जाओ, क्योंकि नेशनल मूवमेंट तो आप थे नहीं। 2014 से शुरू करो। ये आपके जो स्टार है ना, बड़े बहुत बड़े स्टार लेट कंगना रनौत, भारत को आजादी कब मिली? 2014 में। उसके पहले क्या मिला था? भीख मिली थी। ये झाड़ू से आपने महात्मा गांधी से भगत सिंह तक को सबको भिखारी बना दिया। शर्म की बात है। 2014 में आजादी मिली, अब ये भी बेचारी अनपढ़ है थोड़ी सी। अब हमारे 2023 में जब राम की प्रतिष्ठा हुई, उसके पहले राम जी की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, आपको ये भी नहीं मालूम? भगवान राम उसके पहले प्रतिष्ठित नहीं थे, 2023 में हुए, ठीक है ना? प्राण प्रतिष्ठा हुई 2024, 24, तो प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद क्या था कि कहा गया कि इसके पहले तो क्योंकि इतना डीप नॉलेज मुझे याद नहीं रहता। Anyway, so basically what was said, I can't find the quotation. कि इसके पहले एक फिजिकल काइंड ऑफ आजादी थी, बट द रियल स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस केम ओनली इन 2024। तो 14 से 10 साल और आगे हो गए, ठीक है ना? और अगले 1000 साल आप जानते हैं कितनी प्रगति होने वाली है, ठीक है? बस मैं एंड करूंगा एक दो चीज कह के, और एक तो कि ये डिलीशंस बड़े डेंजरस है, और डिलीशंस मैंने कहा कोई रीजन से नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की किताब में से एक लाइन था जिसमें यह कहा गया था, इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल पीपल लाइक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या कट गया? गेस। मौलाना आजाद, बच्चों का बैग हल्का हो गया, 2 शब्द घट गए। तो आई मीन इट इज क्वाइट अमेजिंग, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दुनिया की अगर हिस्ट्री देखें, व्हेन अ सेक्शन ऑफ अ पीपल आर ह्यूमनाइज्ड, कि भाई वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, डेंजरस होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, एंड व्हेन देयर आइडेंटिटी इज इरेज्ड, उनको हिस्ट्री में से निकाल दो, रोड के नाम अगर मुसलमान है तो हटा दो, रेलवे स्टेशन के नाम अगर थोड़ा बहुत भी वो आ जाए, मुगल सराय आए राम, बदल दो उसको, है ना? तो this is something that happened in other parts of the world also. This is what happened in Armenia before there was a massacre of the people. Genocide of a people are normally preceded by these tendencies. So this is serious stuff. I'm saying this because I want to bore you. मजाक करना भी अच्छा है, हम पागल थोड़ी होना हमको, परंतु this is serious stuff because it has been the person who predicted the Rwandan genocide, Gregory Stanton. He has looked at India, studied India, and he says that if what is happening continues, India is heading towards the world's the greatest genocide ever. With the size of the minorities, 200 million plus. If you demonize them, if you other them, and then if you try to wipe them out of the face of the earth, it is very, very dangerous. What is happening in the textbooks is precisely this. They are removing these parts wherever any mention is made of riots. गुजरात राइट्स के बारे में पॉलिटिकल साइंस की किताब में था, वो हटा दिया गया। जहां पे ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो स्टेटमेंट्स थे वो हटा दिए गए। महात्मा गांधी का मर्डर जो था वो हटा दिया गया। वो क्यों मारे गए थे वो हटा दिया गया, बिकॉज किताब में ये लिखा था बिकॉज ही स्टूड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी।
ये भी नहीं आप किताब में लिख सकते दैट महात्मा गांधी स्टूड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड दैट इज व्हाई ही वाज मर्डर्ड, वो भी निकाल दिया गया। सो दिस इज वेरी डेंजरस। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें निकाल दी गई, फालतू चीजें। मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निकाल दिया, जरूरत ही नहीं, क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ, कुछ नहीं। कास्ट ऑपरेशन निकाल दिया, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स निकाल दिया, कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स निकाल दिया, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी निकाल दिया, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी निकाल दिया। क्लास 10 की किताब में से थियरी ऑफ एवोल्यूशन ही निकाल दिया। डार्विन इज गॉन। क्यों? ये पहली बार ही नहीं हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स में भी कहते थे कि आप थियरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं पढ़ा सकते थे 19th सेंचुरी में, अब नहीं, क्योंकि आप थियरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाओगे, डार्विन पढ़ाओगे, तो इमैक्युलेट कंसेप्शन कैसे होगा? ओरिजिन ऑफ मैन, एडम, ईव कहां चले गए? तो आपके रिलीजियस बिलीफ तो नहीं ना होंगे, करंट तो नहीं ना मटके में पैदा होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जब उन्होंने बॉम्बे के हॉस्पिटल को इनॉग्रेट कर रहे थे कि आप सबको मालूम है कि करण जो है वो अपने मां के पेट से तो जन्मे नहीं थे। इसका मतलब क्या है? अब वो हिस्टोरियन प्लस साइंटिस्ट बन गए। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे, करंट के टाइम पे जेनेटिक साइंस होता है ना? तो बस जरूरत खत्म हो गई। बेसिकली आई एंड विद दिस दैट दिस इज weaponized. I'm sorry if I've taken too long. I'm sure you would like to hear the others as well. This is weaponizing history. It is destructive of not only the discipline of history, not only of the university, but it is destructive of the idea of India, of democracy, of the Indian nation. And therefore, we as members of the intelligentsia, it is our duty to fight back and try and preserve what we can. Thank you for your patience.